दिस इज लेक्चर 4th फॉर जीओसी एंड आज की क्लास में थोड़ा सा हम लोग आइसोमरिज्म का डीपीपीएस डिस्कस करने वाले हैं. आई एम एनेबलिंग द ऑप्शन सो दैट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एट एनी टाइम एंड यू कैन टॉक टू मी. बात करने से पहले अपना नाम बताएं और प्लीज इस फैसिलिटी का मिसयूज ना करें. तो सिर्फ जब डाउट वगैरह है और जब मुझसे बात करना है तभी अनम्यूट करें और बात करें, ठीक है. तो लास्ट टर्न पे हम लोग जीओसी जो देख रहे थे उसमें प्लस आई और माइनस आई के बारे में बात कर रहे थे. तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, एफ सी एल बी आर आई. तो इसका आप लोग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करके बताओ. तो मैं ये बता देता हूँ इसका आंसर. निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा इसका? ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन. तो माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज मोर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है. लेकिन अगर इसी चीज में अपन प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लिखने की कोशिश करें तो उस केस में माइनस तो आयोडीन का प्लस आई ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी आर के प्लस आई से, एज कम्पेयर टू सी एल के प्लस आई से, एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के प्लस आई से. तो याद करो पीरियोडिक टेबल में भी आप लोगों ने कुछ ऐसे ट्रेंड्स किए होंगे. टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है. तो बॉटम टू टॉप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस कम होएगा. तो कुछ वैसे ही ट्रेंड यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है. ये कंसेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है. तो ये लास्ट टर्न पे हो गया था बट मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग एक बार लिख ले और उसमें ये लिख लेना कि ऑल्दो फॉर हेलोजेंस माइनस आई इज डिफाइंड. ऑल्दो फॉर हेलोजेंस, इवन दो हेलोजेंस के लिए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन होता है, इवन दो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड फॉर हेलोजेंस, स्टिल क्वेश्चन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं. स्टिल क्वेश्चन में क्या है, हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन बना सकते हैं. ठीक है, हो गया ये. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लेना. नेक्स्ट पॉइंट एक अपन लिख लेंगे. अल्काइल ग्रुप जो रहता है, ग्रुप अल्काइल ग्रुप shows positive inductive effect. Alkyl group shows positive inductive. More is the number of alkyl groups, more is the plus I. तो जो आप लोग नेबर नेबर बोल रहे थे लास्ट टर्न पे, याद है? अब उसको अल्काइल ग्रुप सोचे और उसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सोचे. अल्काइल ग्रुप शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, हो जाएगा ये. ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो जल्दी से. अल्काइल ग्रुप शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. चले आगे अपन. लेट अस मूव अहेड. इसको डिलीट करें. किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ, डाउट पूछ लो अभी. नहीं है? बढ़िया, ठीक है. ठीक है, अब देखो जैसे CH3 ग्रुप है तो CH3 ग्रुप क्या करता है? CH3 ग्रुप प्लस आई दिखाता है ना. लेकिन अगर वैसे ही अपन CH2Cl ग्रुप देखें तो ये कैसा है? ये थोड़ा सा माइनस आई दिखाएगा. या ऐसे सोचो कि इसका प्लस आई जो है वो बहुत कम है. तो अपन अगर जैसे कार्बोकेटाइन बनाए तो कार्बोकेटाइन अगर CH3 को बॉन्डेड है और अगर कार्बोकेटाइन है जो कि एक CH2 को बॉन्डेड है और वो खुद एक आयोडीन या क्लोरीन को बॉन्डेड है, कोई किसी हेलोजन को बॉन्डेड है, तो इस ओवरऑल ग्रुप का अपन इस पे माइनस आई देखे और इस ओवरऑल ग्रुप का अपन इस पे प्लस आई देखे. तो अगर यहाँ पे ए और बी लिख देते हैं अपन तो स्टेबिलिटी आप लोग लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी. तो ये चीज ये भी एक चीज आप लोग लिख ले नोटबुक में, ये अपने पास होना चाहिए. ए वाले में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, बी वाले में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, लेकिन वो बी वाले में क्लोरीन की वजह से कार्बोकटाइन डिस्टेबिलाईज हो रहा है. बी वाले में कार्बोकटाइन डिस्टेबिलाईज हो रहा है. बी वाले में कार्बोकटाइन डिस्टेबिलाईज हुआ क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई लग गया तो वो कार्बन का भी थोड़ा सा अपन वो पूरे ग्रुप का माइनस आई ही कंसिडर करेंगे. ठीक है. चले आगे. कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फिर HDT के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. तो टी का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा रहता है, अपन ने ये लर्न किया था. तो ये भी अपन लिख ले, इसको लर्न कर ले. TDH पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ट्रिटियम का ज़्यादा है, साइज बड़ा है इसलिए. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए. आप लोगों को कंपेयर करना है sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन, इन तीनों में प्लस आई कंपेयर करना है. प्लस आई कंपेयर करें sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन में. आंसर देने के लिए हाथ उठाए.
Hello, are we connected? Please raise your hands if you can hear my voice. Hello. हाँ ठीक है, okay, thank you. So please lower your hands. Everyone please lower your hands. एक बार हाथ नीचे कर लो. हाँ, अब आंसर देने के लिए हाथ उठाए. sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन में प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करना है. याद करो प्लस आई को कैसे कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर करते हैं. तो कुछ ऐसा पढ़ाया गया होगा आपको, परसेंटेज एज कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिलेशन. परसेंटेज एज कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रिलेशन के बारे में कुछ कमेंट कराया गया होगा. sp3 sp2 एंड sp सॉल्व करें इसको. नहीं, ठीक है. कोई भी स्टूडेंट रैंडमली हाथ उठा दो जो बात करना चाहेंगे. कोई भी नहीं. ठीक है श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग. श्रेया प्लीज अनम्यूट. सर आंसर बताओ. बहुत बढ़िया, आंसर बताइए. sp3 का ज्यादा होगा, फिर sp2 और फिर sp. ठीक है, करेक्ट आंसर. रीजन बताए. क्योंकि पहले वाले में s कैरेक्टर बहुत कम है. पहले वाले में कैस फैक्टर बहुत कम है. पता है आपको कितना है? 25%. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. फिर दूसरे वाले में कितना है? 30. 33%. और तीसरे वाले में कितना है? 50%. बराबर है. हाँ. ठीक है, करेक्ट आंसर. तो हाँ, और परसेंटेज एस कैरेक्टर का कैसे के साथ रिलेशन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ. आप बताएंगे क्या है? जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा माइनस आई होगा, तो उतना कम प्लस आई होगा. बराबर. यस सर. थैंक यू श्रेया, करेक्ट आंसर. म्यूट कर लो. मस्त है यार ये ऑनलाइन. जैसे क्लास में ऑफलाइन में बोलते थे ना बैठ जाओ, तो अभी बोलने का म्यूट कर लो. तो सब लोग लिख ले, परसेंटेज एज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द माइनस आई. ऐसा लिख लो छोटा सा टिपका मार के. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो परसेंटेज कैरेक्टर 25, 33 और 50%. तो ये लर्न करेंगे. तो जिसका माइनस आई ज़्यादा उसका प्लस आई कम. इसमें अगर अपने को माइनस आई का ऑर्डर बोले तो अपन क्या लिखेंगे? कार्बन sp ग्रेटर देन कार्बन sp2 ग्रेटर देन कार्बन sp3. माइनस आई ऑर्डर हो गया, ये भी लिख लिया अपन ने. इसको लिख लो जल्दी से. ठीक है, चले आगे. और एक कंसेप्ट अपने को डिस्कस करना है अभी. इसको डिलीट करते हैं. ठीक है, अब अपन नया कंसेप्ट पढ़ेंगे. उस कंसेप्ट का नाम है रेजोनेंस. तो ये रेजोनेंस आप लोगों ने पहले पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसको थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं. फिर वही चीज़, कोई स्टूडेंट वॉलेंटियर करेंगे क्या? प्लीज़ कोऑपरेट करो, क्लास में इंटरेक्ट करो. बस किसी भी एक रैंडम स्टूडेंट से मैं बात करना चाहता हूँ. जरूरी नहीं है कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए रेजोनेंस. हर्षद अनम्यूट. थैंक यू हर्षद. यस सर. हर्षद, नाम सुना है रेजोनेंस पहले? यस सर. केमिकल बॉन्डिंग में सुना है? यस सर. कुछ याद आ रहा है रेजोनेंस के बारे में, क्या था उसमें? So similar type of structures. सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. वेरी गुड. तो आपने जो बोला तो वो अपन बोर्ड पे लिख देते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर. और कुछ याद आ रहा है इसके अलावा? So like all those similar structures have one hybrid structure हाँ, which is considered as the बराबर. main. तो फिर सिमिलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन मेन स्ट्रक्चर जैसा बोल सकते हैं. तो इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, राइट? Yes sir. वेरी गुड. और कुछ याद आ रहा है इसके अलावा? हाँ सर, वो similar structure को canonical structures बोलते हैं. बहुत बढ़िया. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. ओके. इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? सफिशिएंट है. No sir. हाँ बस, बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच हर्षद. और कोई बताएंगे कुछ? किसी को और कुछ कंट्रीब्यूट करना है अदर देन द कंटेंट ऑन द बोर्ड? बोर्ड पे जो लिखा है इसके अलावा अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते तो प्लीज हाथ उठाए. शांतनु अनम्यूट. सर डबल बॉन्ड के पोजीशंस डिफरेंट रहते, जो कि जो हाइब्रिड में है वो उसमें सब डिसलोकेट नहीं
हाँ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने जो 2-4 वर्ड्स बोले उसमें से मैंने काम के वर्ड्स बोर्ड पे लिख दिए। तो एक डिस्ट्रीब्यूट वर्ड मेरे को अच्छा लगा, और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, राइट शांतनु? यस सर। इसके अलावा और कुछ बताएंगे आप? नहीं सर, इतना ही है। इतना ही है, सफिशिएंट है, थैंक यू। श्रेया अनम्यूट। सर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन देते हैं। जो सबसे ज्यादा स्टेबल वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, बहुत और जो बढ़िया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर और होता है और, वो और ज्यादा स्टेबल होता है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, ये एक पॉइंट बताया आपने। और उसके अलावा क्या बोला? जो हाइब्रिड वाला होता है वो सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का मिला के बनता है वो। हाँ, तो इसी के लिए उसको हाइब्रिड बोलते हैं ना। तो आपने हाइब्रिड का कंसेप्ट एक बार और एक बताया कि हाइब्रिड मतलब सबका उसमें कंट्रीब्यूशन लेना है, राइट? यस सर। ठीक है, और कोई पॉइंट इसके अलावा? नो सर। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ये बेटर है। अगर ऐसे अपन क्या करेंगे, हर बार जब भी कोई रिलेटेड कंसेप्ट हो तो आप लोगों से थोड़ा सा इनपुट्स ले लिया करेंगे, जिससे क्लास में थोड़ा सा आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो मेरे को भी लगेगा कि जनता को मैं पढ़ा रहा हूँ और रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो जैसे अभी श्रेया ने बताया कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो रहता है वो सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन से ही उसको रिलेट करें क्या, sp3 sp2 और sp, ऐसे 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बट अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो sp3 का मतलब क्या है? उसके अंदर एक s का ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल है, उससे बना sp3। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स है? डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स ना बोलते हुए उसको अपन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे। उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे, या फिर उसको पाई, वो पाई पाई 2 बार हो गया, ठीक है, उसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या फिर उसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, सब लोग ध्यान से सुने इस चीज को। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों के मन में क्या पिक्चर डेवलप होता है? हम लोगों के मन में पिक्चर डेवलप होता है ये ऐसा वाला, कि भाई ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा अपन एक डॉट के जैसा कंसिडर करते हैं, एक पार्टिकल जैसा कंसिडर करते हैं उसको। लेकिन आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव जैसा मॉडल भी शो करता है। याद है आप लोगों को लैम्डा इज इक्वल टू h/mv? तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि लैम्डा जो है वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, और मास और वेलोसिटी जो है पार्टिकल नेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ना अज्यूम करके एक ऐसा क्लाउड जैसा अज्यूम करें, एक ऐसा वेव जैसा अज्यूम करें जिसका एक पर्टिकुलर डेंसिटी होगा जहाँ पे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम क्या बोलेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में बात करेंगे। किसी ने हाथ उठाया था, अभी डाउट है क्या? आदित्य ने हाथ उठाया था शायद, नहीं है, जाने दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आप लोग एक पार्टिकल जैसा मत अज्यूम करो, इलेक्ट्रॉन को आप लोग डेंसिटी जैसा अज्यूम करो, इलेक्ट्रॉन को क्लाउड के जैसा अज्यूम करो। ठीक है। अब और एक कंसेप्ट इसमें ये है कि रेजोनेंस का मतलब जो होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन। शायद शांतनु यही वर्ड बोलना चाह रहे थे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो वर्ड है डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपन इस वर्ड को लर्न करें। डीलोकलाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर ही। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट? मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। ठीक है। फिर स्टेबिलिटी, स्टेबल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूटिंग। तो क्या हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल रहेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स कम स्टेबल रहेंगे। तो जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हाइब्रिड, अब जैसे sp में s और p का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, सही बात है, लेकिन sp2 में s का कंट्रीब्यूशन p के कंट्रीब्यूशन से कम आ गया, है ना। जैसे एस पी और पी का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, जैसे अगर मैं एस पी और पी देखूं तो तीनों का इक्वल लेते हैं अपन। लेकिन अगर अपन एस वर्सेस पी देखें तो पी को दो लोगों से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो पी का कंट्रीब्यूशन अपन 66 लेते हैं और एस का कंट्रीब्यूशन 33 लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझे कि
जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो जो ज्यादा स्टेबल वाला स्ट्रक्चर रहता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, और फिर हाइब्रिड में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा दिखाई देंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड पे कोई डाउट? मैं बोर्ड डिलीट करूंगा अभी। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अच्छा यहाँ से अपन बढ़ा भी सकते हैं बोर्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस हमारे केस में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रेजोनेंस रहता है। तो रेजोनेंस को अपन क्या लिख सकते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो रेजोनेंस की दो चीजें मैंने बताई, मतलब हमारे लिए रेजोनेंस के दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आप लोग नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन दिमाग में याद रख लेना कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है और कुछ तो भी ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा है। जैसा हाइब्रिडाइजेशन में होता था वैसे ही कुछ तो भी यहाँ पे होने वाला है। तो वहाँ पे एक्चुअली इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स ना लिखते हो, अपन इलेक्ट्रॉन लिखे, इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं एक केस एग्जाम्पल करूँ, एक एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका अपन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आंसर देंगे, जनता आंसर देगी। इसमें कार्बन के आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाथ उठाए और आंसर दे। इसमें जैसे कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, तो चारों कार्बन एटम्स के आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज, जल्दी से। हाइब्रिडाइजेशन पता होगा लोगों को? इधर हाइड्रोजन इमेजिन करना। हेलो, आंसर्स? मयंक अनम्यूट। यस सर। मयंक पहले तो ये बताओ, आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। ठीक है, मयंक आंसर बताइए। 4 कार्बन दिख रहे हैं, यस सर। हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे? सर पहले कार्बन का हाँ, sp2। बहुत बढ़िया। दूसरे का? सर दूसरे का भी sp2। हाँ, सारे ही sp2 है इसमें, बराबर। यस सर। तो चारों कार्बन एटम्स sp2 है, सही है? यस सर। तो मयंक क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर है? यस सर। सोच सकते हैं इस चीज को? यस सर। ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर लो। तो देखो, मयंक ने बताया कि ये चारों कार्बन एटम्स sp2 है, तो sp2 होने की वजह से ऑल दिस 4 कार्बन एटम्स आर इन वन प्लेन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है। ये अपन ने थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड आइसोमरिज्म में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर मानो यहाँ पे CH3 होता तो क्या हो जाता? ये पांचों कार्बन इन द प्लेन आते, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एटम्स आउट ऑफ द प्लेन चले जाते। तो ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता, लेकिन सिर्फ इतना पार्ट प्लेनर होता। 2 हाइड्रोजन्स बाहर निकल लिए गए होते, तो 2 हाइड्रोजन्स की वजह से वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया होता। लेकिन अभी अपन सिंपल वाला केस कंसीडर कर रहे हैं, तो सिंपल वाले केस में यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है और जितने भी कार्बन एटम्स है, ये सारे क्या है? ये सारे प्लेनर है। ऑल दीज एटम्स आर प्लेनर। फिर इसमें एक छोटा वाला एक एग्जांपल लेंगे अपन, इथीन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इथीन। इथीन है ना ये? तो इथीन में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ये चीज हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी डिस्कस किया था। ये स्ट्रक्चर सब लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? 6 atoms are in one plane and this pi bond is perpendicular to that plane. जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कहां पर है? जो पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग लिख ले। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो सिग्मा बॉन्ड्स कहां पर है? हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स में है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल्स में है। तो प्लीज इसको लिख लो, 1 मिनट देते हैं। pi bond is present in unhybrid p orbitals
and sigma bond are present in sp2 hybridized orbitals. sigma bonds किधर present है? sp2 hybridized orbitals में present है sigma bond. प्लीज लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, कोई डाउट है तो पूछ लो. ठीक है, अब आगे. अब अपन इसी स्ट्रक्चर को देखते, जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर था ना, तो इसमें हम ये लिखे कि पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. पाई बॉन्ड्स क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है. ये भी पॉइंट लिख लो. ये जो दो पाई बॉन्ड्स है, देखो मॉलिक्यूल का एक प्लेन होगा, पहला वाला पाई बॉन्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा वाला पाई बॉन्ड भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो एक चीज को दो लोग अगर परपेंडिकुलर है तो वो दोनों लोग आपस में पैरेलल हो जाते हैं. ऐसा ज्योमेट्री में बताते. दुश्मन का दुश्मन दोस्त. तो both these pi bonds are parallel to each other because both these pi bonds are perpendicular to the plane of the molecule. ये ना, ये लिखवा देते हैं. प्लीज ये पॉइंट लिख लो रीजन के साथ में. दोनों पाई बॉन्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है. क्यों? क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड्स एक दूसरे को पैरेलल है. ठीक है, और ऐसी चीज को बोलते हैं कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड्स पैरेलल होना. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. तो आप लोग आगे चल के ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड, सिस्टम इज नॉट कॉन्जुगेटेड. तो कॉन्जुगेशन इज अ रिक्वायरमेंट फॉर रेजोनेंस. कॉन्जुगेशन जो है वो एक रिक्वायरमेंट है रेजोनेंस के लिए. कॉन्जुगेशन इज अ रिक्वायरमेंट फॉर रेजोनेंस. रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन एक रिक्वायरमेंट है. सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन, ये पॉइंट लिख लो. फॉर रेजोनेंस सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन. ठीक है, और कॉन्जुगेशन का मतलब जैसे पैरेलल आ गया ना, तो पैरेलल को अपन क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट लिख सकते हैं. जैसे अगर पाई बॉन्ड्स एक दूसरे को अल्टरनेट रहेंगे तो ऑब्वियसली वो पैरेलल हो जाएंगे, है ना. अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है और इसलिए वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है. अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर दे आर इन कॉन्जुगेशन. अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस कैसे हो रहा है. तो कॉन्जुगेशन बता दिया, पैरेलल बता दिया और अल्टरनेट बता दिया. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब देखो रेजोनेंस कैसे होता है. ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, अरे यार अभी आप लोगों को मार्कर नहीं दिखता होगा ना. ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा. तो वो पाई बॉन्ड क्या होता है? इंटरमिक्स हो सकते हैं. तो फिर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन ऐसा. रेजोनेंस के लिए ऐसा वाला एरो दिखाते हैं. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसा. जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, ये वाले एंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज. जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है वहां पे पॉजिटिव चार्ज. समझ में आया सबको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर से जा रही है वहां पे पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है उधर निगेटिव चार्ज. एरो का डायरेक्शन हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. एरो का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे रहेगा. फिर इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या अपन? दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा. अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे अपन, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा. तो इसमें यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा.
तो ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। कितने बनेंगे? 3, एक ब्लैक वाला, ब्लू वाला और रेड वाला। तो इसको लिख लो आप लोग, जितना भी बोर्ड पे लिखा है उतना प्लीज शांति से लिख लो। बोलिए शांतनु, अनम्यूट। सर वो रेड वाले और ब्लू वाला कंपाउंड सेम नहीं हो जाएगा? नहीं, सेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस केस में वो सेम लग रहा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक ऐसा एक्स्ट्रा कार्बन एटम आ जाता, तो फिर देखो इधर 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बना और इधर 2 डिग्री वाला कार्बन आयन बना, समझा? यस तो सर। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अपन सेम लेते, लेकिन नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट नॉमेनक्लेचर के साथ खत्म हो गया। अब उसके बाद में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अलग अलग चीजें रहेगी। नाम लिखते टाइम दोनों के नाम सेम आ जाएंगे, लेकिन दोनों कंपाउंड्स का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। इसमें ब्लू वाले में पहले वाले पे निगेटिव लिया और रेड वाले में पहले वाले पे पॉजिटिव लिया। तो आगे चल के जो ऐसे वाले कंपाउंड्स आएंगे जिसमें एक्स्ट्रा कार्बन एटम्स रहेंगे, तो उसमें डिफरेंस बताते आना चाहिए, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसको लिख लो। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चलो आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हाँ, तो ये देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ। अब इसका हाइब्रिड बनाते हैं। तो हाइब्रिड बनाते वक्त रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में और इसमें से 3 लाइन वाला इक्वल टू बनाते हैं। जैसा इज इक्वल टू कैसा रहता, 2 लाइन का रहता ना, तो अभी अपन 3 लाइन वाला इज इक्वल टू बनाएंगे। और इज इक्वल टू बना के अपन क्या करेंगे, ये बन गया कार्बन स्केलेटन। इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। हाइड्रोजन इमेजिन कर लेना, अभी हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे अपन हर बार। और अब क्या करते हैं अपन, पाई बॉन्ड जो थी वो पाई बॉन्ड को ऐसे डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट 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 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कुछ स्ट्रक्चर्स में वहां पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और फिर वापस डबल बॉन्ड आ गया। तो इन सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स इट इज शोइंग सिंगल बॉन्ड, इन सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स इट इज शोइंग डबल बॉन्ड। तो परफेक्ट डबल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो हाइब्रिड में अपन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं शो करते, हाइब्रिड में अपन डॉटेड लाइन शो करते हैं। शांतनु? सर वो जो जो सबसे राइट वाला और सबसे लेफ्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब जो बीच का जो बॉन्ड है उसमें 2 बार डबल बॉन्ड है, 1 बार सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा होगा? बराबर, मैं वही बोलने वाला था अभी कि बीच वाले डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और कॉर्नर वाले डबल बॉन्ड्स का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है? लेकिन क्या सर होता वो है कि रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं नहीं, आएगा? रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो बीच वाले का जो डॉटेड लाइन है वो थोड़ा ज्यादा डार्क ड्रॉ कर दो, बट वैसा आपको कोई ड्रॉ नहीं करता है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने ये स्ट्रक्चर देखा तो अपन ने, जैसे इसका सपोज स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कंसेप्ट रहता है, ठीक है? अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपने को क्या लगा, पहला डबल बॉन्ड रहना चाहिए, दूसरा सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए और बाद में डबल बॉन्ड रहना चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आनी चाहिए ना। तो वैसे उसके बॉन्ड लेंथ डिफरेंट नहीं आए, मोर और लेस सेम आ गए। उसमें भी जो बीच वाला बॉन्ड था उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम आया, क्योंकि उसमें परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ध्यान से सुने, परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर 2 और 3 के बीच में स्लाइटली ज्यादा है। परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर 2 और 3 के बीच में स्लाइटली ज्यादा है, ठीक है? तो हम ऐसा समझ रहे हैं क्या कि 1 2
और 3-4 वाले बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेंगे, एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे, और उनका बॉन्ड लेंथ जो रहेगा वो स्लाइटली क्या रहेगा, स्लाइटली ज्यादा रहेगा 2-3 से, इसलिए यहाँ पे ऐसे स्लाइटली लिख लेना। तो 1-2 और 3-4 वाले बॉन्ड्स 1-2 और 3-4 वाले बॉन्ड्स इक्वल है, और 1-2 और 3-4 वाले बॉन्ड्स स्लाइटली 2 और 3 वाले से ज्यादा है। और ये तीनों बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड से बड़े, सॉरी सिंगल बॉन्ड से छोटे और डबल बॉन्ड से बड़े हैं। The bond parameters of all the 3 bonds are between single and double bonds. हाँ, the bond parameters of all the 3 bonds, ये जो 3 बॉन्ड्स है ना, ये तीनों बॉन्ड के बॉन्ड पैरामीटर सिंगल और डबल के बीच में है। कौन से बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं? बॉन्ड एनर्जी होता है और बॉन्ड लेंथ होता है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं डिफाइन। बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल के बीच में, और बॉन्ड एनर्जी भी सिंगल और डबल के बीच में, किसकी? ये तीनों बॉन्ड्स की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लो, प्लीज लिख लो इसको जल्दी से। चले आगे आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसका रेजोनेंस मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आई गेस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, है ना। तो 2 आप आरएस बना लो और इसका आरएच बना लो। फिर जब आरएच बनेगा तो वो आरएच कैसा दिखेगा आपको? इसका आरएच बना लो ऐसे ही बनेगा इसका आरएच। ठीक है, तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लो। हर्ष कुलकर्णी। सर मुझे डाउट था सर। बोलिए ना। सर आपने वो सेकंड कार्बन के बाद में क्यों वो निकाला? क्योंकि अपने 3 कंपाउंड्स में तो नहीं है सर वैसा डबल बॉन्ड। हाइब्रिड में क्यों निकाला? हाँ सर। हाइब्रिड में आएगा ना, जो बाकी के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें सेकंड वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आने वाला है, जैसे इसमें नंबरिंग कर देते हैं अपन। तो हर्ष आप ये बोल रहे हो कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ सर। नहीं आएगा ना, देखो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। हर्ष आपने बनाया क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नहीं सर अब तक नहीं। ठीक है, आप बनाओ इसको और फिर उसके बाद फिर से हाथ उठाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद। ठीक है, ओके सर। ओके। हर्षद डाउट है क्या? अनम्यूट। सर आपने जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाई ना, हाँ, तो उसमें वो राइट साइड से फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना? राइट साइड से फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड आना चाहिए? नहीं, राइट साइड से फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी।
ठीक है ओके। ओके। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 वाला। इसमें हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। तो अभी जो हर्ष ने और हर्षद ने पूछा इसी के रिगार्डिंग डिफिकल्टी है। तो चलो देखते हैं, अपन इसको ड्रॉ करते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने ये यहाँ पे लेके चले गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। समझे इस चीज को, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड इसी कार्बन पे जाता है। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, पहला वाला रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा कुछ इस तरह से। और फिर अगला जो कार्बन है चौथा पांचवा के बीच में सिंगल बॉन्ड, वो मेंटेन रहेगा। और दूसरा कैटेगरी ये इधर जाएगा, तो ये वाला इधर चला जाएगा। तो फिर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अपन समझे इस चीज को कि ये जो 4 5 वाला बॉन्ड है ये अनअफेक्टेड है, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। रेजोनेंस कहाँ तक होता है, जहां तक पाई बॉन्ड है वहीं तक होता है। तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है, पाई बॉन्ड 1 2 के बीच में है, और पाई बॉन्ड कहाँ है 3 और 4 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में तो पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो 4 और 5 वाला रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। हर्षद अनम्यूट करो। यस सर। चमका गया ये, 4 और 5 के यस बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, समझ गया। यस सर। ठीक है, हर्ष अनम्यूट करो। यस सर। चमक रहा है, यस सर। तो फिर वो हाइब्रिड बन गया बरोबर से। हाँ सर। ठीक है, म्यूट कर लो। शांतनु अनम्यूट। सर वो आपने जो दूसरे वाले येलो साइड से जो एरो किया, फिर उसके हिसाब से तो वो आएगा ना 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, देखो जो दूसरा वाला है वो कैसा है, ये देखो, ये मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर फिर से बना रहा हूँ। ओके शांतनु। यस सर। हाँ, अभी ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा कि नहीं, हाँ सर। फिर ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा कि नहीं। हाँ सर। रेजोनेंस सिर्फ इतने रीजन में है, रेजोनेंस को फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि क्या लगा के रखे हुआ है, समझा। तो वो डबल बॉन्ड राइट साइड नहीं जा सकता। नहीं, वो डबल बॉन्ड राइट साइड नहीं जा सकता, क्योंकि राइट साइड जाके उधर उसको रेजोनेंस करने को कोई नहीं है। अकेला पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करता। तो वैसा ये जो राइट साइड वाला डबल बॉन्ड है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रेजोनेंस में सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पर्सन के साथ ही रेजोनेंस करेगा। ओके सर। समझा। तो रेजोनेंस हमेशा पेयर्स में होता है, जैसे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता। जो थर्ड और फोर्थ के बीच में पाई बॉन्ड है उसको राइट साइड में रेजोनेंस करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो। स्टेटमेंट लिखे सब लोग, थर्ड और फोर्थ के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको राइट साइड में रेजोनेंस करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो राइट साइड में रेजोनेंस करने नहीं जाएगा। जो स्ट्रक्चर मैंने रीड्रॉ किया है उस स्ट्रक्चर में डॉटेड रीजन जो है, जो डॉटेड रेक्टेंगल है, उसी में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस आगे जाएगा तो फोर्थ कार्बन एटम तक, रेजोनेंस पीछे आएगा तो फोर्थ कार्बन एटम से 4 और 5 के बीच में रेजोनेंस का कोई काम नहीं है। तो उधर लाल कलर में लिखा भी है 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड। तो हमारे लिए रेजोनेंस सिर्फ पाई बॉन्ड वाला ही हम लोग चलाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, आई होप जनता को समझ में आ रहा है। और कोई डाउट किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। जैसे आप लोगों ने ये लिखा होगा, एक प्योर डबल बॉन्ड बना लो उसको लिख लो x, एक प्योर सिंगल बॉन्ड बना लो उसको लिख लो y। ये xy लिख लिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड उसमें PQRS लिखेंगे। हाइब्रिड लिखा सबने, तो हाइब्रिड में PQRS लिखो। तो x और y और PQRS ये 4 बॉन्ड लेंथ है। अपन को ये 4 बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो इसको सॉल्व करें। we have to compare these 4 bond lengths x y pq, 4 नहीं 6,
6 बॉन्ड लाइन कंपेयर करने, तो इसको शांति से सॉल्व करें। ठीक है, चले आगे। आंसर बताए। आंसर देने के लिए जनता हाथ उठा सकती है। हेलो, आंसर नहीं है। ओम, ओम ट्राई तो करो। मैंने बोला गलत आंसर, मैंने बोला आंसर दो, मैंने ये थोड़ी बोला सही आंसर दो। गलत या सही की बात ही नहीं की अपन ने। ओम अनम्यूट। सर y की सबसे ज्यादा रहेगी, बाद हाँ। में यस का रहेगा, बाद में p का रहेगा और q और r इक्वल रहेंगे। क्यू और आर इक्वल बोल रहे हो आप? ठीक है, चलेगा। सर और पहले p रहेगा, बाद में q और r रहेगा सर। पहले पी लिखना और बाद में क्यू और आर लिखना। ठीक है, और क्या और लिखूं? एंडिंग में x। एंडिंग में एक्स रहेगा। ठीक है, ओके ओम, अपन डिस्कस करते हैं। म्यूट कर लो। तो ओम ने बताया कि वाई सबसे ज्यादा रहेगा और एक्स सबसे कम रहेगा। तो ओम ने ये लॉजिक लगाया कि ये वाला जो है वो 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब प्योर डबल बॉन्ड। और वाई वाला जो है वो 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, बराबर। तो ये 100% एसबीसी अपन इसको लेके चले। तो y और x ये कॉर्नर्स में रहेंगे, ये तो सही है। अब अपन पी क्यू आर एस में आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि p और r जो है ना, p और r ये ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे, क्योंकि जो हाइब्रिड बना उसमें p और r में थोड़ा बहुत सेम सेम कैरेक्टर दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड जैसा। तो p और r अपन ऑलमोस्ट इक्वल लिखे, और जो p और r रहेगा वो वाला q से अलग रहेगा। एंड बाय द वे y एंड s भी सेम लिख लेंगे अपन। ये बोर्ड में मैं राइट साइड में ऊपर लिख रहा हूँ, y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू s लिख लो। हल्का सा डिफरेंस रहेगा बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले कार्बन का sp2 है ना, तो उसके जैसे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट अपन मोर और लेस y और s को इक्वल ले सकते हैं। तो अपन ने इसका आंसर लिखे y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू s। ठीक है, तो फाइनल आंसर मैं ऊपर ही लिखता हूँ यहाँ पे कहीं तो भी। तो y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू s लिख लेना। फिर उसके बाद में पी क्यू और आर में, पी और आर सेम है लेकिन पी और आर में सिंगल बॉन्डनेस है ना, और पी और आर ज्यादा सिंगल बॉन्ड जैसे है तो ज्यादा बड़े रहेंगे, तो वाई। हाँ, तो फिर उसके बाद आएगा पी और आर। पी और आर ऑलमोस्ट सेम लिखेंगे अपन। पी और आर के बाद में आएगा क्यू, और क्यू के बाद में आएगा लास्ट में एक्स। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, ओम एक बार अनम्यूट करेंगे क्या? यस सर। समझ रहा है क्या? करेक्ट लिखा है क्या मैंने? हाँ हाँ सर, समझ गया। और ये पी आर और क्यू आपको समझ में आया? पी आर और क्यू वाली चीज? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और देखो आगे इसमें ऐसा है, हाँ म्यूट कर लो। और सब लोग इसमें देखो कि अगर अपने को y और s में भी कंपेयर करने बोले तो s का साइज थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब y हल्का सा बड़ा रहेगा s से। अगर एकदम ही बहुत ज्यादा रिजिडली अपने को कंपेयर करने बोला है तो y का साइज एकदम हल्का सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि s का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। s वाले बॉन्ड में sp2 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो प्लीज इसका आंसर लिख ले सब लोग। ठीक है, हो गया ये। आगे बढ़े अपन, इसको लिख लो जल्दी से। सर y और s इक्वल क्यों नहीं, वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे?
हाँ y और s इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि s वाले में y वाले में क्या है, दोनों sp3 वाले कार्बन एटम्स है ना, और फिर s वाले में लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन sp2 वाला है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, एकदम हल्का सा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? y वाले में दोनों sp3, s वाले में sp2 sp3, sp2 sp3 बॉन्ड हल्का सा छोटा रहेगा sp3 sp3 बॉन्ड से। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, चारों ऑप्शन देख के, ऑप्शंस हम देखते हैं और उसके बेसिस पे अपन डिसीजन लेते हैं। तो एकदम स्लाइट डिफरेंस के अकॉर्डिंग y ग्रेटर देन s रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन दोनों को इक्वल कंसीडर करते हैं। और दोनों को इक्वल क्यों कंसीडर करते हैं, वहां पे वो भी लिखना, क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड है और परफेक्ट सिंगल बॉन्ड्स है। और ये है बॉन्ड लेंथ के बारे में। ऐसा ही हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन रहता है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आर इनवर्सली रिलेटेड, ये चीज हम लोगों को पता है। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट इसमें यहाँ तक? तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ये जो हम लोगों ने स्टडी किया, इसको पाई पाई रेजोनेंस बोलते हैं। ये जैसे पाई बॉन्ड था ना, तो इसको बोलते हैं पाई पाई रेजोनेंस। ऐसा 7-8 टाइप का रेजोनेंस रहता है, तो बचे हुए रेजोनेंस अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आप लोग पढ़ सकते हो, ढूंढ सकते हो। पाई पॉजिटिव, पाई निगेटिव, पाई लोन पेयर, पाई फ्री रेडिकल, और भी 3-4 टाइप रहते हैं, तो वो चीज अपन फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोगों ने पाई पाई रेजोनेंस पढ़ लिया, नेक्स्ट टर्न पे इसका प्रैक्टिस करेंगे अगले हफ्ते, और ये वाले आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्लीज क्लास छोड़ के मत जाओ। तो पाई पाई रेजोनेंस हो गया, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मन से कंपाउंड बनाना ट्राई कर करके देखना। बाद में जब वर्कशीट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, तो अपन ऑब्वियसली उसको डिस्कस करने ही वाले हैं। बचे हुए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। नाउ आई विल डिलीट दिस, और अभी अपन आइसोमरिज्म का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नहीं, डीपीपी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये बताओ, स्क्रीन दिख रहा है क्या? कोई किस? यस सर। ओके, किसी से बात कर लेते हैं अपन। आदित्य से बात नहीं किया आज। आदित्य अनम्यूट, AK15 आदित्य। सर हाँ आदित्य, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? DPP6। ये डिस्कस हो गया था अपना लास्ट टर्न पे, राइट? यस सर। चलो अभी DPP7 पे आ जाओ। तो अभी जनता DPP7 के डाउट्स पूछेगी। आदित्य म्यूट कर लो। अब DPP7 में जिन लोगों को डाउट्स है वो हाथ उठाए और डाउट पूछे। हर्षद अनम्यूट। DPP 1 से लेकर 5 तक तो बाकी है डिस्कस करना। हाँ पहले अपन आइसोमरिज्म के डिस्कस कर रहे हैं, फिर नोमेनक्लेचर के करते हैं डिस्कस। ठीक है, ओके सर। ओके, बस अभी हो जाएगा। चलो DPP7 क्या ही पूछूं मैं, डाउट है क्या? मैं ही बता देता हूँ सारे। इन एलिन C3H4 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स आर। ये क्या हो गया? हाँ भाई, तो एलिन रहता है ना, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो C3H4 बनाना है अपने को। ये होता है C3H4। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें? ये sp2 है, ये sp है, और ये sp2 है। sp एंड sp2, तो बी आंसर आ गया। द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन। ये देख लेना, लर्न कर लेना, ढूंढ लेना, चारों के स्ट्रक्चर्स नेट पे ढूंढ लेना और सॉल्व कर लेना, मेरे को नहीं मालूम। एस्पिरिन इज नोन एज, ये भी सॉल्व कर लेना, नेट पे ढूंढ लेना प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ, और ढूंढ के मेरे को भी बताना, ठीक है? हाउ मेनी बेंजिलिक हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन क्यूमीन। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर देख लो, ये भी नेट पे मिल जाएगा आप लोगों को स्ट्रक्चर, बट ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो इसका आंसर 1 है। शांतनु अनम्यूट। सर वो सेकंड और थर्ड वाले जो है वैसे पेपर में भी आ सकते क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, कॉमन नेम पता रहने चाहिए। एस्पिरिन क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है, ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। सर फिर ऐसे कितने नाम याद रखेंगे, जितने होते उतने करना। कैसा है कि मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि नीट के या जेई के फाइनल पेपर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते। तो जो रिएक्शन बेसिस के क्वेश्चंस के लिए जो इंपॉर्टेंट नाम है, वो वाले नाम अपन जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो कवर हो जाएंगे, तो उसका अभी इतना टेंशन मत लो। बट ये 2 क्वेश्चन जो अपने सामने है वो तो भी लर्न कर लेना। मतलब मेरे को लर्न नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लर्न हो। वाह ओके सर सर। वाह, ठीक है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, नहीं?
चलो फिर वो क्यूमीन है और वो क्यूमीन में वो पूछ रहा है बेंजिलिक हाइड्रोजन। तो वहां पे इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट है, ये अपन कंसेप्ट समझे। बेंजिलिक हाइड्रोजन का मतलब ऐसा कार्बन जो बेंजीन को अटैच्ड है। तो ये है हाइड्रोजन जो बेंजिलिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका आंसर 1 है। ठीक है ये चीज। तो ये फोर्थ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ में थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट भी आप लोग लिख ले, स्ट्रक्चर भी आप लोग बना ले। ठीक है चले आगे, चलो आगे। फिर हाउ मेनी अलाइलिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन मिथाइल टू ब्यूटीन। तो मिथाइल टू ब्यूटीन बना रहा हूं मैं बोर्ड पे। मिथाइल टू ब्यूटीन 2 पे मिथाइल, कितने अलाइलिक हाइड्रोजन। तो अलाइलिक हाइड्रोजन मतलब ये, इसको बॉक्स में रखो और ये 3 ये 3 और ये 3, तो टोटल 9 हाइड्रोजन अलाइलिक हाइड्रोजन है। हर्षद अनम्यूट। सर बोलिए सर। सब पेज में वो मैम ने हमको मतलब ओल्ड नेम न्यू नेम वाला भी सिखाया, तो वो भी लर्न करना है। हाँ हाँ लर्न करने हैं, बिल्कुल लर्न करने हैं। ओल्ड नेम न्यू नेम में ओल्ड नेम के कोई रूल्स नहीं है एज सच, न्यू नेम के रूल्स लर्न करना, और ओल्ड नेम पुराने जमाने में क्या बोलते थे तो वैसे लर्न करना। अब जैसे क्यूमीन है तो वो क्यूमीन का अपन नाम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिखेंगे। उसमें भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन ना लिखते हुए अपन उसको 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन लिखेंगे, है ना। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन और क्यूमीन, ये तीनों चीजें एक ही है, तो वो कॉमन नेम्स लर्न करने पड़ते हैं। ओके सर। सो एंड वन मोर थिंग हाँ एंड सर, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है ना, हाँ तो अपन को मतलब कार्बन के जो हाइब्रिडेशन है सर, sp2 sp3, तो उसके जो शेप है अकॉर्डिंगली अपन को बॉन्ड लाइन से बनाना है, ऐसे मिस ने बोला था। हाँ, मतलब उसमें कैसा है कि जब अपन स्ट्रेट लाइन वाला बना, जैसे अपन ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं ना अपन, तो उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अपन ऐसा दिखा देते हैं। फिर sp2 वाले का ऐसा दिखा देते हैं, sp3 वाले का ऐसा दिखा देते हैं, तो वो चीज़ अपन ऑलरेडी कर ही लेते हैं। मतलब वो पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया, लेकिन अपन ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो फिर वो हो गया ना, मतलब इट इज टेकन केयर। और अगर इसको ऐसा भी बनाया आपने तो भी चलता, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इतना मैटर नहीं करता। देख के समझ में आना चाहिए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करो। अभी एग्जैक्टली अब जैसे 3 डिग्री वाला है, ये 4 डिग्री वाला है, तो 4 डिग्री वाला ऐसा बनाएंगे अपन, है ना। तो वो दिख रहा है sp3 जैसा। फिर वो 4 डिग्री वाले को अगर ऐसा भी बनाओ तो भी चल जाता, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। ठीक है, यस सर। हाँ यही था ना आपका डाउट। हर्षद अनम्यूट करो एक बार। यही था ना हाँ bond सही है। structure? हाँ तो यस वो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। ओके सर। और वैसे भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एग्जाम में अपने को बनाने नहीं पड़ते, अपने को तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमें रीड करते आना चाहिए। तो अगर अपने को रीड करते आ गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो हो गया फिर। ठीक है चले आगे। तो ये 5th वाला क्वेश्चन देख लो। 5th वाले क्वेश्चन इजी है। 9 अल्फा अलाइलिक हाइड्रोजन से, तो अलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है ये समझ ले। सी डबल बॉन्ड सी के आजू बाजू में, इसको रखना डब्बे में, इसको बोलना अलाइलिक कार्बन। क्या बोलना है इसको, अलाइलिक कार्बन। इसको भी बोलना अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अलाइलिक हाइड्रोजन्स। अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अलाइलिक हाइड्रोजन्स। तो ये नाम अपन लर्न करें, बेंजाइलिक, अलाइलिक। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अलाइलिक अल्कोहल्स, 6वां सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ब्यूट 3 in 1 ऑल, ये बन गया ब्यूट। ब्यूट पे 1 ऑल और 3 in, तो 3 मतलब 3 और 4 के बीच में। तो ये अलाइलिक नहीं है। अलाइलिक तब होता अगर ये डॉटेड वाले कार्बन पे आता, तो ब्यूट 3 in 2 ऑल हो जाएगा। ब्यूट 2 in 1 ऑल, ये भी आ जाएगा। ये जो स्टार मार्क वाले हैं ना उसका मोर देन 1 करेक्ट है, जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन है वो। और ब्यूट 1 in 1 ऑल भी नहीं, ब्यूट 1 in 1 ऑल नहीं होगा, इसको विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो विनाइलिक और अलाइलिक आप लोगों को पता होना चाहिए। अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन पे लगा हुआ, विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन पे लगा हुआ। लिख लो इसको, विनाइलिक डबल बॉन्ड के कार्बन पे लगा हुआ, और अलाइलिक डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन पे लगा हुआ। 6th वाले का आंसर बी और सी है। ठीक है, डिलीट करें।
प्लीज कोई डाउट हो तो पूछ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर करेक्ट? विनाइलिक क्लोराइड एक ही करेक्ट लग रहा है मेरे को तो। मिथिलीन क्लोराइड, हाँ ये करेक्ट है, ये रहता है मिथिलीन क्लोराइड। फिर ये CH3CH2Cl2 इथिलीडीन क्लोराइड, ये भी करेक्ट है। ये देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डी पार्ट। एंड ये विनाइलिक क्लोराइड, देखो मैंने अभी बताया ना विनाइलिक मतलब क्या है, तो विनाइलिक उस कार्बन पे, डबल बॉन्ड के कार्बन पे, ये जो क्लोरीन एटम दिख रहा है ये डबल बॉन्ड के कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। चले आगे। फिर ये 8th वाला क्या हो रहा है ये, हाँ 8th वाला देख लेना, सॉल्व कर लेना, स्ट्रक्चर लर्न कर लेना, ठीक है। फिर DPP8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाया था क्या? अरे कोई बताओ रे, नहीं सर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बताया ना, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा देते हैं अभी, जान दो नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे, जान दो। देख लो चलो, अगर अपने पास में कोई कंपाउंड है उसमें एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। कंसेप्ट लिख लो, डेफिनेशन तो लिख लो एटलीस्ट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत है उसको पूरी तरह से सैचुरेट करने के लिए? कंप्लीट सैचुरेशन मतलब अल्केन फॉर्मेशन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन मतलब अल्केन फॉर्मेशन इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कहाँ रखो इसको? तो प्लीज इसको लिख लो, इतना कंसेप्ट लिख लो, फिर सफिशिएंट है आज के लिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन मतलब अल्केन फॉर्मेशन इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। प्लीज राइट दिस डाउन। और रिंग के लिए एक DOU कंसिडर करना, तो रिंग इक्वल्स 1 DOU, डबल बॉन्ड इक्वल्स 1 DOU, ट्रिपल बॉन्ड इक्वल्स 2 DOU। इतना भी लर्न किया तो भी सफिशिएंट है। याद है आपको मैंने बोला था सारे कंसेप्ट क्लास में नहीं पढ़ा रहे, कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस के साथ लेंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसा कंसेप्ट है जो मैं क्वेश्चन के साथ स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो रिंग के लिए एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेना, डबल बॉन्ड के लिए भी एक लेना और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 ले लेना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन अल्केन फॉर्मेशन के लिए। शांतनु अनम्यूट। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए ना? नहीं कहीं भी चलता, जैसे अल्डिहाइड है, अब जैसे ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 रहेगा। नेक्स्ट टर्न पे करेंगे अपन ये डिस्कस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट ही अपन DOU से करेंगे, ओके ओके सर। ठीक है। रोज का हम लोग ऐसा एक हर क्लास में एक एक DPP कवर करेंगे। तो कल वाली क्लास, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीक में जो भी अपना क्लास आएगा उसमें अपन आइसोमरिज्म का 8th DPP कवर करेंगे। उसके बाद में 1 to 5 लेंगे। हर्षद नेक्स्ट पहली क्लास में 8th DPP एंड देन 1 to 5 DPP। तो आपके जो डाउट्स है आप उस क्लास में पूछ सकते हैं। और रोज GOC थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आप लोग रेजोनेंस वाला कंसेप्ट रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, स्टडी मटेरियल से रीड कर सकते हैं। पेज का मॉड्यूल भी अगर मिल गया होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ऑनलाइन ढूंढ लेना, पेनेशिया पे होगा। और स्टडी मटेरियल जो है अपने पास में उसमें से GOC रीड करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।